हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घटना चक्र 2021 की। ये दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की बुक है और यह 1999 से 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इसको बहुत ही अच्छा मानिए बुक, और ये कहीं से भी आप इसको खरीद सकते हैं। और हमेशा जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ से आप कहीं भी पाएंगे तो घटना चक्र ही पाएंगे, क्योंकि घटना चक्र से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो दोस्तों, इसमें आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र। ये पूर्वावलोकन है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का। तो ये आप बुक खरीद सकते हैं कहीं से भी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक है इसका, और हमारा पहला टॉपिक यही है, भारत का संवैधानिक विकास। तो दोस्तों, यहीं से हमारा संविधान स्टार्ट होता है। जब अंग्रेज आए थे तो उसी टाइम से हमारा ये संविधान स्टार्ट हो गया था। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं इसमें ये आपको बता दे रहा हूँ, ये इसमें जो ये नोट्स लिखे हुए हैं, नोट्स मैं आपको नहीं इसमें बताऊंगा, क्योंकि नोट्स अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा जो है वीडियो बन जाएगा। तो हम इसमें आपसे बस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी नोट्स जितने भी रहेंगे इसका हम आपको पीडीएफ जो है आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास, और इसमें हम पहले क्वेश्चन से ही देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और ये दोस्तों यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है, 2010 में ये आया था ये क्वेश्चन, और इसमें हम आपको इसका डिटेल भी बता दे रहे हैं। तो डिटेल में इसमें आप देख सकते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, ये 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, लेकिन स्थापना 1774 में हुई थी दोस्तों। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, हम यहाँ पे अभी पहले ही क्वेश्चन में देखे थे कि जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए सही होगा। और ऑप्शन जो दूसरा है, ये इसमें लिखा गया है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। इसमें मुख्य न्यायाधीश आपको अभी मैं बताया था एलिजा इम्पे थे। ठीक है, एलिजा इम्पे इसका मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजा इम्पे जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये आती भी हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सूची है, इसमें लिखा है तीसरा क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची और दूसरा सूची यहाँ पे दिया हुआ है। पहला सूची में ए में क्या लिखा गया है, नियंत्रण परिषद की स्थापना पहला है किसके द्वारा किया गया था? नियंत्रण परिषद की स्थापना यहाँ पे आप ऑप्शन से मिला लीजिए, नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा किया गया था, या पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया था, या चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा किया गया था, या चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, आप जानते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो है का मिलान जो है दूसरा होगा, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। और दूसरा दिया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको यहाँ पे हम पहले ही बता दिए थे, नियामक अधिनियम 1773। ठीक है। और तीसरा देखिए, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? यहाँ पे आप
देख सकते हैं इसका ऑप्शन यही है, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, डी का जो है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी। आप इसमें देख रहे हैं इसका भी चौथा का एज इट इज चौथा ही हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833। अब इसमें देख लीजिए, ये इसमें बी ऑप्शन सही है, इसका ये ऑप्शन सही है, आप इसका मिला सकते हैं। तो इसका हम डिटेल भी देख ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नियामक अधिनियम, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, 1773 सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रक परिषद बोर्ड ऑफ काउंसिल की स्थापना हुई थी। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी इस टाइम। और चौथा है चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। ये दोस्तों इसका डिटेल है। तो दोस्तों आपको बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा और उस हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ाई करना होगा। तो अभी जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी दोस्त हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि अगले भी वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ठीक है, इसमें 3 दिया है। पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। लिखा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें हम ऑप्शन में देख ले रहे हैं, पहला और दूसरा, ये पहला दूसरा तो होगा ही, साथ में ये तीसरा भी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब इसका हम डिटेल भी देख रहे हैं, डिटेल आपको बता रहे हैं। इसके डिटेल में लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। दोस्तों ये इसका डिटेल था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी इसका डिटेल भी दिया हुआ है, आपको डिटेल भी पढ़ना है और हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसमें भी बाकायदा डिटेल देख सकते हैं। जितना हम पढ़ाएंगे उस दिन का उतना हम PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इसमें ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों यही होगा, इसका आंसर यही होगा और ऑप्शन में भी आंसर में भी यही दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका ये, हालांकि ऑप्शन हम इसलिए पूरा बताते हैं क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि वो मिलते जुलते हुए ऑप्शन होते हैं और हमको बाद में यही कंफ्यूजन का कारण बन जाता है कि ये इसका आंसर सही होगा या ये इसका आंसर सही होगा। तो इसीलिए हम आपको चारों ऑप्शन बताते हैं, जिससे कि आपको ऑप्शन में कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और इसका डिटेल इसलिए बताते ताकि आपको दोबारा से अच्छा इसका जो है फिर से जो है रिपीट हो जाए आपको। तो इसका रिवीजन भी देख लेते हैं, इसका डिटेल मतलब देख लेते हैं। तो इसके डिटेल में लिखा है 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। तो दोस्तों ये इसका डिटेल है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है
इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन शासन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा ऑप्शन है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपरयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको तीनों में से देखना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें अभी हम पढ़े थे, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, चीन के साथ का व्यापार जो है छोड़ दिया था इसने, चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम के तहत। और दूसरे में लिखा गया है, इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन शासन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें सही है और तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसका हम डिटेल भी देख ले रहे हैं। इस डिटेल में लिखा हुआ है, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है और तीसरा सही नहीं, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जबकि जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राज्य प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। दोस्तों ये इसका डिटेल है। डिटेल दोस्तों आप अपने से भी जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये बस एक ओवरव्यू है आपको जो दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इसका आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसमें क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसमें ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें दोस्तों आप देख ही रहे होंगे, ऑप्शन ए इसका सही है, चार्टर एक्ट 1833। इसका भी ये भी आया है यूपीपीसीएस प्री में आया है, 2012 में आया था। और इसका डिटेल में आपको हम बता दे रहे हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी। 1833 की जो धारा थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। ठीक है दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा था भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ओवरफ्लो नहीं करना चाहते हैं, धीरे धीरे आपको लेके चलना चाहते हैं जिससे कि आपको भी अच्छे तरीके से तैयार हो। और दोस्तों हम यहाँ पे कल ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, ये जो अगला टॉपिक है इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी यूपीएसआई का भी पेपर होने वाला है, हालांकि लॉकडाउन की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है पढ़ाई करना छोड़ दें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है पॉलिटी है और दूसरा मूल विधि है। मूल विधि का हम कुछ धारा आपको बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और वही आप पढ़िए और जो आपको अपने से लगे वो आप पढ़िए और सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम आपको पिछले भी वीडियो में आपको हमने बताया था कि आप मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, प्रैक्टिस उसमें आप जितनी कर लें उतनी ही कम है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ और रीजनिंग के लिए। बाकी आपको पॉलिटी में बता ही रहा हूँ और अपने से जितना हो सके उतना पढ़िए दोस्तों आप। और इसका PDF आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। हम जो है आपको अपना नीचे टेलीग्राम लिंक दे रहे हैं, उससे आप जाके हमारा ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम यहीं पे ये वीडियो को समाप्त करते हैं। बस आप पढ़िए
और लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हालांकि मैं बस यही फोकस अपना बनाए रखिए कि आप जो है पढ़िए, बस चाहे जहाँ से कंटेंट आप देखिए बस पढ़िए, यही इतना मकसद है। सिलेक्शन इस बार लेना है क्योंकि लिमिटेड सीट हैं और बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैं। तो दोस्तों आपको समझ लीजिए किस लेवल पे आपको तैयारी करनी होगी। तो आप जानकार हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, बस यही है, याद दिलाते रहना है हम लोगों को। हम लोग बस याद दिलाते हैं, बाकी आप लोग सब खुद समझदार हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।